बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है, क्योंकि सिलेबस एक्सप्लेनेशन है। सो व्हेन इट कम्स टू सिलेबस, 4 पेपर है आपके टोटल जीएस के, ठीक है, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। इन दैट जीएस 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सो वी आर हैविंग 4 सब्जेक्ट्स मेनली, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये 2 ही सब्जेक्ट है, ठीक है, एक हिस्ट्री और दूसरा ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि सोसाइटीज दैट इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री ओनली, ठीक है। सो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए वो बुकलेट निकालिए सिलेबस वाली। व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक of your GS1? Indian culture, salient aspects of art forms, literature and architecture. You don't have? Anyone having a in combination, you can share it with him, ठीक है, हाँ, क्लास के बाद आप ले लीजिएगा फिर से। सो फर्स्ट इज आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। नाउ सी व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज देयर इन योर सिलेबस, ठीक है। व्हेन यू विल गो टू एनी डिस्ट्रिक्ट to serve as deputy collector or IAS or IPS, ठीक है, you should be aware about the society of that particular point of time, ठीक है। उस एरिया का कल्चर कैसा है, ठीक है, उस एरिया में किस तरह की लैंग्वेजेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चल रही है? कल्चर से, ठीक है। द कल्चर ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और इस 5000 साल पुरानी संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई है और बहुत सारी चीज़ें रिमूव की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल सती, चाइल्ड मैरिज, फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। सो कल्चर ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, ठीक है, और इस कल्चर को आप समझेंगे कैसे, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है? आपके आर्ट फॉर्म से, ठीक है, और उस आर्ट फॉर्म से आपको उस टाइम का सोसाइटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है, उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा, ठीक है, उस टाइम की पॉलिटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि जब आप आर्ट एंड कल्चर में अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, सो अशोक जो राजा है, सम्राट है, उसने अपने साम्राज्य में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख लिखवा रखे, और ये कहाँ कहाँ लिखवा रखे? बहुत सारी जगहों से मिले हैं, ठीक है। और जब आप इसकी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि अशोक ने ये कहाँ लगा रखे थे। मेनली ये सारे जो अशोक की बॉर्डर थी, बॉर्डर एरिया में लगा रखे थे, ताकि कोई भी अगर मौर्यन एम्पायर में एंटर करता है तो उसे पता चल जाए कि इस एम्पायर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ठीक है। सो इससे क्या पता चला कि एम्पायर कितना वास्ट था, कहाँ तक अशोक का एम्पायर था, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम बात करेंगे पिलर इंस्क्रिप्शंस की, ठीक है, सो समुद्रगुप्त का पिलर इंस्क्रिप्शन है मेहरौली में, ठीक है, कितना पुराना है वो, अभी तक कोरोजन फ्री है, ठीक है, उस पर कोरोजन नहीं हुआ है, ठीक है, शरण नहीं हुआ है उसका अभी तक। इसका मतलब क्या है? साइंस एंड टेक इतना डेवलप था कि कोरोजन फ्री सब्सटेंस वो लोग बना चुके हैं, ठीक है। सो
किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म से आपको उस टाइम की इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। और ये सारी नॉलेज आपके एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ जब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सर्व करने जाएंगे वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। उसी प्रकार लिटरेचर, ठीक है, आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इन सब्जेक्ट्स में, इन एस्पेक्ट्स में सबसे ज़्यादा यूपीएससी अगर कुछ पूछता है तो वो है आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर से लगभग हर दूसरे साल क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बाकी चीज़ों से कम मिलेंगे, पर आर्किटेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे इसी साल मेंस 2022 में इट वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड विथ मिडिवल टेम्पल आर्किटेक्चर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे देनी है, आर्किटेक्चर, क्योंकि फ्रीक्वेंटली पूछेगा, रिपीटेडली यूपीएससी पूछेगा, ठीक है। सो इसीलिए कह रहा हूँ सिलेबस जो है उसे अगर आपने पढ़ लिया प्रॉपरली, उसे आपने अपने दिमाग में बिठा लिया और उसके साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है, तो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इस आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सो वन थिंग इट शुड बी कॉमन फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट, दैट इज एनसीईआरटी, ठीक है। बेटा एनसीईआरटी मत छोड़ना कहीं भी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। रीज़न, एनसीईआरटी इज़ योर बेस। कोई भी इमारत जब बनती है तो बिना नींव के बन जाती है क्या? सीधे खड़े कर सकते हो क्या आप? और अगर किया तो गिर जाएगी। तो ये मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी जो नींव है वो क्या है? एनसीईआरटी। ये वो नींव आपके लिए बना देगी जिस पे फिर आप अपने आईएएस का महल खड़ा कर सकते हो, ठीक है। फिज़िकली बात नहीं कर रहा हूँ, आईएएस बनने वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम बोलो कि सर ने कहा था महल बनाना है, ठीक है, वो चीज़ नहीं, ठीक है। सो एनसीईआरटी इज़ योर बेस फॉर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद सीसीईआरटी का मटेरियल आता है, ठीक है। कल्चरल सेंटर देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका कुछ मटेरियल है जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बट आई विल से, ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग द क्लासेस प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली मीन्स विथ पॉजिटिव माइंडसेट, विथ 100% अटेंशन टू द क्लास, ठीक है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो टीचर होगा आपके सामने, ठीक है, वो इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन करा देगा, ठीक है, कि ये मान लेना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपकी क्लासेस में ही कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी भी आपकी क्लासेस में कवर हो जाएगी, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, रीज़न कि इस एनसीईआरटी को जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा मीनिंग आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देख लीजिए, ठीक है, किसी भी फैकल्टी से बात कर लीजिए, वो यही कहेगा बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी जितनी बार आप पढ़ोगे हर बार आपको एक नया मतलब समझ में आएगा। एनसीईआरटी के बारे में हमेशा एक चीज़ कहते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो जो लिखा है वो तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ जो इनडायरेक्टली लिखा गया है वो भी पढ़ना है, उस चीज़ को भी समझना है। दैट इज़ व्हाट रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। और ये कैसे आएगा? जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की, तब आपको अपने आप क्लियर होते जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज एनसीईआरटी, ठीक है, एंड देन द सीसीईआरटी मटेरियल, ठीक है। ये हुआ आपका आर्ट एंड कल्चर। जनरली अगर आप देखा जाए तो यूपीएससी
आर्ट एंड कल्चर से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इतना ही इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस है, ठीक है। वो एक कभी ऑड ईयर आ जाता है जहाँ यूपीएससी 4-5 क्वेश्चन पूछ देगा आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है, बट अदरवाइज 1 और 2 क्वेश्चन का रेलेवेंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जीएस पेपर 1 में, ठीक है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, हिस्ट्री, ठीक है। सो सेकंड पार्ट और सेकंड सब्जेक्ट ऑफ जीएस पेपर 1 इज हिस्ट्री, ठीक है। अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है? हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है? 1750, ये तो सिलेबस में शुरू हुई है बेटा, है ना। हिस्ट्री शुरू हुई है ह्यूमन इवोल्यूशन से, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन से। भाई जितना भी पुराना है वो सारा हिस्ट्री तो है, जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है, ठीक है। उसके पहले की भी हिस्ट्री है बट उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री जहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है उससे पहले का सारा प्री हिस्ट्री, ठीक है। बट आपके जो सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? एंशिएंट और मिडिवल आपके मेंस में काम नहीं आता है, ठीक है। डायरेक्टली काम नहीं आना है, इनडायरेक्टली आना है। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए आपको एंशिएंट और मिडिवल की समझ होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा एंशिएंट और मिडिवल से यूपीएससी, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आर्ट एंड कल्चर से। फॉर एग्जाम्पल इन 2021 दे हैव आस्क्ड अबाउट भक्ति मूवमेंट, ठीक है, भक्ति मूवमेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, ठीक है। अब भक्ति मूवमेंट को समझने के लिए यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द सोसाइटी एंड पॉलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, कि किस कंटेक्स्ट में भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ, क्या वजह थी, ठीक है। सिमिलरली इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड विद जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है, तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म इमर्ज क्यों हुआ उसी टाइम पे? रिलीजन तो हमारे पास था ना पहले से, ठीक है, वैदिक रिलीजन था, लेटर वैदिक में आके वो चेंज हुआ, बट उसके बावजूद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज क्यों हुआ, ये समझने के लिए आपको उस टाइम की सोसाइटी समझनी पड़ेगी, उस टाइम की इकोनॉमी समझनी पड़ेगी, उस टाइम की पॉलिटी समझनी पड़ेगी, ठीक है। बट डायरेक्टली एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा एंशिएंट मिडिवल से वो आर्ट एंड कल्चर से कनेक्ट होकर ही आएगा, ठीक है। सो मेंस पर्सपेक्टिव से एंशिएंट और मिडिवल को हमें आर्ट एंड कल्चर से कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अब यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई है? मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। सो बिगिनिंग इज मिड 18th सेंचुरी। अब किसी को पता है इस टाइम पे क्या हुआ था ऐसा? बैटल ऑफ प्लासी, वेरी गुड, 1757 एग्जैक्टली। बट हम एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से पहले मिडिवल है इसके बाद मॉडर्न है, इसीलिए क्या लिखा गया है? मिड 18th सेंचुरी, ठीक है। मेनली इंडिकेशन यूपीएससी का वो बैटल ऑफ प्लासी ही है, ठीक है। बट बैटल ऑफ प्लासी को समझने के लिए आपको वो भी पता होना चाहिए जो 1707 में हुआ था, दैट इज डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है। क्योंकि अभी तक 1757 से पहले तक कौन थे रूलर? मुगल्स, ठीक है। बट क्या ऐसा हुआ कि मुगल्स जिनका पूरा इंडिया पे कंट्रोल था एक टाइम पे, अब वो डिक्लाइन हो गए, ठीक है। तो वहाँ से शुरू होगा आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, ताकि आप ये समझ सको कि मिड 18th सेंचुरी में जो भी हुआ है, ठीक है, जो कॉलोनियल रेजीम स्टार्ट हुआ है उसके पीछे कारण क्या थे, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस ये चीज़ आपको मिड 18th सेंचुरी दिया गया, एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया, ठीक है। इसके साथ ही कहाँ तक पढ़ना है?
until the present, ठीक है, मीन्स till 1947, ठीक है। और 1947 से थोड़ा सा यूपीएससी आगे चला जाता है, बट इस सब्जेक्ट में नहीं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यूपीएससी नहीं जाता है 47 के आगे, ठीक है। 47 से आगे वो 64, 63 तक चला जाता है, बट जीएस पेपर 2 में, ठीक है। प्रेजेंट मीन्स इंडिपेंडेंस, राइट, ये चीज़। अब यहाँ पे भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं आप लोगों को। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, अब आगे देखें सिलेबस में, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ एंड इश्यूज, ठीक है। अब इन 3 टॉपिक पे आपको मिड 18th सेंचुरी से 1947 तक की हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। सिग्निफिकेंस मीन्स किस तरीके से कॉलोनियल रेजिम में कैसे ब्रिटिशर्स मास्टर्स बन गए, कैसे वो लोग हम पे राज करे। हमने तो नहीं बुलाया था, कि बुलाया था, नहीं बुलाया था, ठीक है। और वो आए कब, किसी को पता है? When Britishers came to India, the company was formed in 1600. They arrived in India later on. They went to Mughal court in 1608 and then in 1615. वहाँ से वो शुरू हुए। फिर क्या ऐसा था कि उन्हें 150 साल लग गए पॉलिटिकली मास्टरी स्टार्ट करने के लिए? अभी तक क्यों नहीं कोशिश की? ये चीज़ समझनी होगी ना आप लोगों को, ठीक है। और जब वो पॉलिटिकल मास्टर बन गए या शुरुआत हो गई बैटल ऑफ प्लासी से, फिर बैटल ऑफ बक्सर, फिर एंग्लो कर्नाटिक वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। इन वॉर्स में उन्होंने किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई कि एक के बाद एक सारे इंडियन रूलर्स उनके कंट्रोल में आते चले गए, ठीक है। सो वो सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्लियर। फिर जितनी भी पर्सनैलिटीज़ थी, ठीक है, पर्सनैलिटीज़ लाइक राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तिलक, सावरकर, गांधी, जिन्होंने पूरे के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल पे या ये कह लो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। आप सोच सकते हो एक ऐसा इंसान जो सिर्फ धोती पहनता था, ठीक है, और उसका फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा। अगर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? गांधी। पहला नाम गांधी आता है ना, क्यों ऐसा? और वो भी तब जब इंसान ने हथियार भी नहीं उठाए थे, हाथ में सिर्फ लाठी थी। वो लाठी भी मारने के लिए नहीं थी, चलने के लिए थी सिर्फ। एग्जैक्टली बेटा, जहाँ 1857 से पहले हम बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है, और 1857 वाज द फर्स्ट रिवोल्ट और फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यही हम कहते हैं, मतलब आज़ादी की पहली लड़ाई थी। उसके बाद जब पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो आपने नाम सुने होंगे बिगिनिंग में, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो लीडर थे ये रीजनल लीडर थे। इनका एक अपना एरिया ऑफ डोमिनेंस था। जैसे महाराष्ट्र की बात करूँ तो तिलक, ठीक है, बनर्जी सर की बात करूँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी की तो वो बंगाल रीजन, लाला लाजपत राय पंजाब, ठीक है, इन सब का जो डोमिनेंस था वो रीजनल था। उसके बाद एक ऐसा लीडर आया जिसने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को क्या कर दिया, वाइडन करके ऑल इंडिया मूवमेंट बना दिया, ठीक है। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। सो किस तरीके से आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो इवॉल्व हुआ है, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है जिन्होंने बहुत ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट किया है, ठीक है।
वो सारी चीज़ें आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखनी है, और सिग्निफिकेंट इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक्ट्स जो है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो सारे एक्ट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए होंगे, जैसे जलियांवाला बाग हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। मूवमेंट्स हुए हैं, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और इससे कहाँ से शुरू होना है? मिड 18th सेंचुरी से, राइट। वो कहाँ तक जाएगा? ये आपके इंडिपेंडेंस तक, आपके इंडिपेंडेंस तक, ठीक है। हिस्ट्री में तो यूपीएससी यहीं तक जाता है, इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक, इश्यूज लाइक व्हाट वर द इश्यूज की हमने कॉलोनियल रिजीम के अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया। कुछ इश्यूज रहे होंगे, लाइक इश्यूज विथ पेजेंट्स, किसानों की क्या क्या समस्याएं थी, ठीक है। समाज की कौन कौन सी समस्याएं थी? फेमीन्स एक समस्या थी, अकाल पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन, महादादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी भी दी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कि भारत से पूरा पैसा कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज थे, वरना सोच के देखो, आए तो मुग़ल भी बाहर से थे, हमने उनके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात है ना। कारण ये था कि मुग़ल जब भारत में आए, जब उन्होंने भारत पे शासन किया, फिर वो यहीं बस गए, यहीं के हो गए, तो जो कमा रहे थे वो यहीं खर्च कर रहे थे। बट अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? वो यहाँ से वो लेके इंग्लैंड जा रहे थे, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे थे। यही तो हमारा सबसे बड़ा इशू था, इसीलिए तो फ्रीडम स्ट्रगल किया। अदरवाइज़ हम मुग़ल इंडिया में ही कर देते, ठीक है, या फिर सल्तनत पीरियड में ही रिवोल्ट कर देते अगर प्रॉब्लम होती तो। प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो हमने कॉलोनियल रिजीम के अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल किया। वही सारी चीज़ें जो कारण बनी फ्रीडम स्ट्रगल का, वो है आपके इश्यूज, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब वही बात, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा चला, पहली आज़ादी की लड़ाई 1857, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने जो रीजनल लेवल पे थे, ठीक है। उसके बाद फाइनली जाके 1885 में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, मतलब एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अभी तक जो मूवमेंट्स रीजनल थे, जो पॉलिटिकल डिमांड्स रीजनल थी, 1885 में आकर उसे क्या मिल गया? एक पैन इंडिया स्टेज मिल गया, पैन इंडिया प्लेटफॉर्म मिल गया, कि अब पूरे भारत की कोई डिमांड अगर है तो वो किसके थ्रू जाएगी? कांग्रेस के थ्रू, ठीक है। बट बन तो गया, बट ये कांग्रेस जो थी इस समय एक एलिटिस्ट पार्टी थी। एलिटिस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें से प्रबुद्ध लोग थे, ठीक है, ज़मींदार नहीं बेटा, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, एजुकेटेड है, जो एडवोकेट्स है, ठीक है, जिनका जो अपर मिडिल क्लास, अगर हम आसान शब्दों में मैं कहूँ तो अपर मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है। तो क्या इस पार्टी को इस समय पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी कहा जाएगा? नहीं, बट फिर भी ये प्रतिनिधित्व तो कर रही थी, ठीक है, चाहे वो प्रबुद्ध लोगों की बात हो, ठीक है। फिर इसी कांग्रेस में डिवीज़न हुआ 1907 में, कांग्रेस दो भागों में बट गई। कौन कौन से? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, गरमपंथी और नरमपंथी, ठीक है। अब जैसे ही गरमपंथी और नरमपंथी आए तो दोनों की मांगें अलग होगी, दोनों की विचारधारा अलग होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है।
फिर एक इंसान आता है जिसने कांग्रेस को क्या कर दिया, मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। मतलब अब कांग्रेस में सिर्फ एलिट्स नहीं रहेंगे, क्या हो जाएगा, मासेस होगा। ठीक है, ऐसा तो था नहीं ना बेटा कि पहले गांधी से पहले कोई आंदोलन नहीं हुआ। 1905 में जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था और उसके विरुद्ध जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था, ठीक है, वो तो नहीं बना इतना पॉपुलर मूवमेंट। ठीक है, कारण क्या था, एलिटिस्ट थी ना कांग्रेस, तो परसेप्शन सीमित था, पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। अब जैसे ही गांधी जी आएंगे, गांधी जी क्या करेंगे, इसको मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ही मास मूवमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब देश का बच्चा बच्चा लड़ रहा है। ठीक है, हर कोने का बच्चा लड़ रहा है। ठीक है, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, सब लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज है, ये स्टेजेस है फ्रीडम स्ट्रगल की। ठीक है, और इन सब को कंट्रीब्यूशन, जो स्ट्रगल है, जो चेंजेस है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने इन चेंजेस को इम्पैक्ट किया और उससे रिजल्ट क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, ये आएगा आपका फ्रीडम स्ट्रगल में, राइट। इसके बाद अगला टॉपिक, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ठीक है, ये कौन सा फेज़ हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस के बाद अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं तो आज की डेट में कितने स्टेट्स है बेटा इंडिया में, 28, और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है, 8। ठीक है, बट क्या इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी यही सिस्टम था, नहीं, तब क्या था, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंसेस थे, जिसे बाद में इंडियन स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स का। अब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनके पास दो सबसे बड़े काम थे। पहला, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन करना है प्रॉपरली, और दूसरा जो स्टेट्स है उनका रीऑर्गेनाइजेशन करना है, रियासतों को हटाकर उन्हें एक भारत में बनाना है। ठीक है, सो वही कॉन्सेप्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहाँ तक का टाइम पढ़ेंगे, 1956 तक का। टॉपिक बहुत छोटा सा है ये। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ठीक है, इसमें एक ही इंसान है जिसका बहुत बड़ा योगदान है, वो इंसान है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिन्होंने भारत के कंसोलिडेशन में, भारत जो एक करने के पीछे सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान है तो वो है सरदार पटेल। ठीक है, तो वो देखेंगे, और फिर किस तरीके से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, पहले 1956 से पहले 4 तरह के स्टेट्स थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, 4 तरह का कैटेगरी। उसको चेंज करके 1956 में क्या किया गया, 2 तरह के स्टेट्स बनाए गए, एक स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज़। सो अभी जो सिस्टम चल रहा है ना स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का, ये 1956 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें देखनी है इस टॉपिक में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरीज़। ठीक है, किस तरीके से हमने 4 तरह के स्टेट्स को 2 तरह में डिवाइड किया। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट योर हिस्ट्री पोर्शन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पोर्शन। समझ में आया इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम। अब देखो, गांधी जी ने क्या कहा, नॉन वायलेंस, है ना, ट्रुथ। ठीक है, और क्या कहा, स्वराज्य। ठीक है, अब इससे ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या हम किसी पे आक्रमण कर रहे हैं, किसी देश पे किया क्या आज तक, लड़ाइयाँ लड़ी है। ठीक है, बट जवाब ही दिया है, हम किसी पर अटैक नहीं किया, ना तो पाकिस्तान पे किया, ना चाइना पे किया। ठीक है, हमने डिफेंस किया। ये क्या है, ये गांधी जी के ही आदर्श है जो हम लागू कर रहे हैं ना, अहिंसा वाला, गांधीयन प्रिंसिपल है, राइट।
सो किस तरीके से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल ने हमारी आज की सोसाइटी को, आज की पॉलिटी को इन्फ्लुएंस किया है, इसी वजह से आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। आई बात समझ में, ताकि आप अपने इतिहास को समझ पाए। और जब समझोगे ना बेटा एंशिएंट और मेडिवल के साथ, तो आपको पता चलेगा कि ये जो अंग्रेज कह रहे हैं ना कि इक्वालिटी हम लेकर आए, लिबर्टी हम लेके आए, मॉडर्न हिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट है कि इक्वालिटी और फ्रीडम जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इमर्ज हुआ है, ठीक है। जबकि आप जब पढ़ोगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ पहले से थी। भूल जाओ मॉडर्न इंडिया, हमारे यहाँ तो एंशिएंट इंडिया में ये सारी चीज़ें थी, तो ये नया कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, ठीक है। लोकतंत्र मॉडर्न कहते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट एज पर द वेस्ट, ठीक है। बट ये डेमोक्रेसी हमारे पास वैदिक एज में थी, और क्या पता शायद इंडस वैली में भी रही हो, अभी वो हमें समझ में नहीं आई है इंडस वैली, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, ठीक है। जिस दिन वो पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा कि शायद वहाँ पे भी डेमोक्रेसी थी, बट वैदिक एज में डेमोक्रेसी थी, ये श्योर है, ठीक है। और वही मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम कह रहे हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी। वेस्टर्न तो ज़रा भी नहीं है, ये तो इंडियन कॉन्सेप्ट है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए आपके सिलेबस में ऐड की गई है, ठीक है। अगेन फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपका जो बेस है क्लास 12th NCERT बाय बिपान चंद्रा, ठीक है। क्लास 12th NCERT बाय बिपान चंद्रा, ठीक है। बिपिन चंद्रा कह लो, बिपान चंद्रा कह लो, एक ही बात, ठीक है। ये आपको सबसे पहले पढ़नी है। और ये NCERT बेटा ओल्ड NCERT है, नई NCERT नहीं है, ओल्ड NCERT, ठीक है। तो नई वाली NCERT मत खरीदना, पुरानी NCERT खरीदना, राइट। इसे पढ़ने के बाद, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका मटेरियल होगा जो आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, दैट इज इंस्टीट्यूट्स मटेरियल, ठीक है। आपको रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा, बुक मिल जाएगी ओजांग IAS एकेडमी की, ठीक है। वो आपको पढ़ना है, उसमें सारी चीज़ें कवर है, ठीक है। क्लासेस तो आप कर ही रहे हैं, राइट। सो दिस विल कवर योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इससे ज़्यादा पढ़ने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है, और वो भी कौन सी, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशिएंट और मेडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, अगला पढ़ना है हमें मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यहाँ पर भी देखिए टॉपिक क्या है, इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी, 18th सेंचुरी से, ठीक है। 18th सेंचुरी से ही पढ़ी, मिड ऑफ 18th सेंचुरी। उसी टाइम पे वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या हुआ वो भी हमें देखना है, ठीक है। और इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। कम्युनिज्म जानते हो क्या होता है, कैपिटलिज्म पूंजीवाद, कम्युनिज्म क्या बेटा, साम्यवाद, समाजवाद नहीं, साम्यवाद। समाजवाद इज सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म। तो इंडिया क्या है, पूंजीवाद है, साम्यवाद है या समाजवाद है, सोशलिस्ट है। प्रियम्बल में बेटा साफ साफ लिखा है, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट
तो हमने प्रियम्बल में ही लिख रखा है कि हम सोशलिस्ट हैं, ठीक है। हालांकि हम कैपिटलिज्म को भी फॉलो करते हैं, हम कम्युनिज्म को भी फॉलो करते हैं और सोशलिज्म भी फॉलो करते हैं, बट लिखा क्या रखा है हमने? सोशलिस्ट। तो हम सोशलिस्ट हैं ऑन पेपर, प्रैक्टिस में कुछ और है, राइट। डन। ये सारी आइडियोलॉजीज़ आपको पढ़नी है। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4, एट मैक्स 4 क्वेश्चंस, 2 15 मार्क के, 2 10 मार्क्स के, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। जनरली 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, श्योर है। और टॉपिक्स यही है जो आपके सिलेबस में लिखे, इसके बाहर से कुछ नहीं आना है, ये बेफिक्र रहो आप, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सोसाइटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हो भाई तुम लोग? तुम लोगों ने कहा ना, अभी कहा कि तुम लोग सेवक बनोगे, पब्लिक सर्वेंट, राइट। और पब्लिक मीन्स सोसाइटी, ठीक है। तो जिस सोसाइटी को आप सर्व करेंगे, ठीक है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितनी अच्छी हमारी सोसाइटी है क्या? ठीक है, सोसाइटी बहुत अच्छी है, इवॉल्व हुई है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस सोसाइटी की बेटा? करप्शन, पर्दा अभी भी है, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी। अभी गिनाने शुरू करोगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम्स है, राइट। बट why UPSC has added this society portion in your syllabus? The reason is you have to be well aware about the problems of India, the problems of Indian society, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनलिज्म एक प्रॉब्लम है, संप्रदायवाद, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, है ना, न्यूज़ में चल रहा है कम्युनलिज्म। इलेक्शन आते हैं तो ये सारी चीज़ें चली शुरू हो जाती है, ठीक है। कन्वर्जन, अभी रिसेंटली अभी न्यूज़ में चल रहा है सीमा हैदर वाला इशू, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें कम्युनलिज्म से कनेक्टेड है, ठीक है। और कम्युनलिज्म इज़ अ फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, समझनी है। जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कैसे करोगे? अगर करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। बट अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए सारी चीज़ों को पता होना चाहिए कि ये क्या है और क्यों है, राइट। और उसी में आगे लिखा है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। डाइवर्सिटी, विविधता, थैंक यू। डाइवर्सिटी इज विविधता, राइट। बट डाइवर्सिटी ऑफ व्हाट? religion, diversity of caste, diversity of language, diversity of race, culture, every single thing. India is such a diverse nation, ठीक है, that almost all religion of the world is present here, ठीक है. Highest number of languages are being there present in India, ठीक है. Almost all ethnicity people are living in India. हर ethnicity के लोग हैं. Majorly we divide into 2 broad categories, Aryans and Dravidians, ठीक है. But there are almost all diversity, all ethnic people living in India, right? So that's why diversity as well. Then जब diversity पढ़ोगे, ठीक है, तो ये भी समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन डाइवर्सिटी को थ्रेट कर रही है. What are the factors which are threatening diversity of India, ठीक है. और फिर उस जो फैक्टर्स है जो भारत की विविधता पर खतरा है, उसे क्या करना चाहिए,
ख़त्म करने की कोशिश किया जाना चाहिए, ठीक है, और डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाना चाहिए, है ना, या फिर डाइवर्सिटी को चेंज करके होमोजेनाइजेशन ले आना चाहिए, सबको एक जैसा कर देना चाहिए, नहीं ना, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, राइट. सो डाइवर्सिटी इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड दैट डाइवर्सिटी नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड, राइट. नेक्स्ट, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. Again it is a topic related with society, ठीक है. Next is effects of globalization on Indian society. मैंने कहा ना कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी डाइवर्सिटी को थ्रेट कर रहे हैं. सो सबसे बड़ा फैक्टर तो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है. ग्लोबलाइजेशन से हम वर्ल्ड इकोनॉमी में कनेक्ट हो रहे हैं और उस वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्टेड होने की वजह से हम सब एक जैसे होते जा रहे हैं. हम कल्चरल फेस्टिवल्स को भूलते जा रहे हैं, ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं, हाँ या ना, गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं, ठीक है. जो हमारे ट्रेडिशंस है, जो हमारा कल्चर है, वो कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, ठीक है, और हम किसी एक भाषा के पीछे भाग रहे हैं, है ना, हाँ या ना. ये ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, राइट. इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ठीक है, लिख लो. इंडियन सोसाइटी क्लास 11th एनसीईआरटी दैट यू नीड टू स्टडी. इसके अलावा न्यूज़पेपर एंड क्लासेस, ठीक है. सोसाइटी से बेटा क्वेश्चन हमेशा डायनामिक होते हैं. डायनामिक रिलेटेड मींस करंट बेस्ड. डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, नहीं, कोई एक इशू पकड़ा जाएगा, करंट में जो न्यूज़ में होगा वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा सोसाइटी से कनेक्ट करके, ठीक है. तो इस चीज़ को याद रखिएगा, राइट. अगला टॉपिक आता है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है. कम्युनलिज्म पे हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है. नेक्स्ट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है. क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने वाले हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होगा उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट इंश्योर करना, ठीक है. और उस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए न सिर्फ वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की ज्योग्राफी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कुछ लोग यूपी बिहार के होंगे, ठीक है ना. वहाँ पे जो सॉइल है वो किस तरह की है, एलुवियल सॉइल है, ठीक है. मीन्स व्हाट, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है. तो वहाँ पे अगर हम इंडस्ट्रीज़ लगा दें तो सही रहेगा. तो क्या किया जाना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है. सो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी को समझने के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आपको ये ज़रूरी है कि आप पूरे वर्ल्ड की और पूरे इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज रखें, ठीक है. तभी तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आप प्रोग्राम बना सकेंगे, ठीक है. और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको अगर एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना है तो आप क्या करेंगे, या तो इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे या सर्विस सेक्टर को प्रमोट करेंगे, ठीक है. सो फॉर दैट पर्पस ज्योग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन नीड्स टू बी, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ. गेटिंग दिस पॉइंट. ज्योग्राफी बेटा सबसे सिंपल है. रीज़न क्यों, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 किताबें पढ़नी है, ठीक है, सिर्फ 3, और वो तीनों किताबें हैं एनसीईआरटी, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक है. इसके बाहर यूपीएससी ज्योग्राफी में जाता ही नहीं है, ठीक है. मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है. और यूपीएससी का एक्सपीरियंस है ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, कि वो कभी भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं गया. जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है आप उसे रिपीटेडली पढ़ें मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. आपका ये पेपर कवर हो जाएगा.
राइट। सो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, अदर देन क्लासेस। ठीक है, क्लासेस तो आपकी रेगुलर होगी। ठीक है, क्लासेस के अलावा जो चीज़ें आपको खुद से पढ़नी है वो है NCERTs। ठीक है, तो आज ही आप ये NCERTs खरीद लीजिएगा। ठीक है, और ये है सारी चीज़ें हमारे पेपर 1 में। अब इस पेपर 1 में जैसा मैंने कहा, आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 से 4, किसी साल 2 होते हैं, किसी साल 4 होते हैं, बट 2 to 4 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 6। बाकी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से यहाँ से। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आएंगे। ठीक है, मींस पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस कहाँ होगा आपका? हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे, राइट। बट इसका मतलब ये मत समझना बेटा कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर साइड में कर देना। पढ़ना सभी है, ठीक है, बट ज़्यादा फोकस कहाँ करना है हमें? ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। एट द एंड आपका पर्पस क्या है? एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, मार्क्स लेकर आना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा कम ध्यान देना है। ध्यान सब पे देना है। ठीक है, सो क्लियर हुआ GS पेपर 1 में हमें क्या करना है? इज़ देयर एनी डाउट रिलेटेड विद GS पेपर 1 बेटा? श्योर? पक्का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, मीन्स जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो कहाँ कहाँ है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किस तरह की इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है। जैसे कि बात करें पेट्रोलियम की, सो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मिडिल ईस्ट में, वर्ल्ड में मिडिल ईस्ट में, और उससे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो रशिया के पास है, साइबेरियन रीजन में। बट साइबेरियन रीजन वाला जो पेट्रोलियम है वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हम, वो बर्फ़ के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एट प्रेजेंट मिडिल ईस्ट में, और इसीलिए आप देखिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि पेट्रोल बेच बेच के वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, राइट। सो किस तरीके से ये नेचुरल रिसोर्सेज है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, और उस वजह से उस देश की इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट है, ये सारी चीज़ें आप इस टॉपिक से समझेंगे, राइट। लास्ट टॉपिक, important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc., geographical features and their location, changes in critical geographical features, and in flora and fauna, and the effects of such changes. ठीक है, सो earthquakes, tsunamis, अभी recently दिल्ली में बाढ़ आई हुई है। ठीक है, अब जैसे ही बाढ़ आई है, ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में एग्जामिनेशन में होगा। 23 में अभी आई है ना बेटा बाढ़, अगले साल के लिए थोड़ी ना क्वेश्चन बनाएंगे, बोले इस साल बाढ़ आई है अगले साल पूछूंगा, लिख के रख लेता हूँ। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखना बेटा, जो भी यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है, वो सारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में है। ठीक है, यूपीएससी के जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, जो न्यूज़ में है उसे देखते हैं, सोचते हैं कि इसे किस सब्जेक्ट से कनेक्ट किया जा सकता है, वहाँ से कनेक्ट करके वहाँ का क्वेश्चन बना के दे देते हैं। ठीक है, फिर आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन? भैया अगर न्यूज़पेपर पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि इस साल बाढ़ आई है। ठीक है, सो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया ज्योग्राफी का, फ्लड्स, वो अगर तुम प्रिपेयर कर लेते तो तुम्हें समझ में आ जाता ये क्वेश्चन तो वहाँ से था, ये तो क्वेश्चन न्यूज़पेपर से आया है।
ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि यूपीएससी इज़ नॉट अनप्रिडिक्टेबल, इट इज़ वेरी मच प्रिडिक्टेबल। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होना है, अपने न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स को अपडेटेड रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोशिश कीजिए कि उस करंट अफेयर्स को आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, जैसे आज का न्यूज़पेपर किसी ने पढ़ा है? पहली ही न्यूज़ थी, सुप्रीम कोर्ट टू रेफर द मैटर ऑफ दिल्ली टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, अब ये तो एक न्यूज़ है, अब इस न्यूज़ को करंट अफेयर्स से कैसे कनेक्ट करना है वो ये समझ लो। क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट है, न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट है, और इशू क्या है? एलजी एंड चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो न्यूज़ के साथ पढ़ लो। कनेक्ट कर लिया तुमने कि प्रॉब्लम क्या है एलजी और सीएम के बीच, क्यों इतना झगड़ते रहते ये दोनों बच्चे। ठीक है, जब देखो तब झगड़ते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जैसे ही तुम करंट अफेयर्स को अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट कर लिया, पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन तुमसे इजीली बन जाएंगे। राइट, उसी तरीके से मान लो कुछ टेम्पल फेस्टिवल हो गया या टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है, तो डेफिनेटली यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन बना के आपके आर्किटेक्चर में पूछ लेगा। ठीक है, बट यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, अपने आप को अपडेटेड नहीं रखा हुआ है आपने, तो फिर क्या होगा? आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और जब कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो वो आपके लिए क्वेश्चन पेपर अनप्रिडिक्टेबल बन जाएगा, और फिर एट द एंड आप क्या कहोगे? यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, जबकि ऐसा नहीं है। राइट, सो दैट इज़ व्हाट रिलेटेड विथ पेपर 1। ठीक है, जीएस पेपर 1 बुक लिस्ट मैंने आपको दे दिया है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड अदर देन द क्लासेस। ठीक है, सेम वे विल डिस्कस पेपर 2 टुमारो।